ये कहानी शुरू होती है झिलमिल के घर से, जिसके यहाँ लड़के वाले उसे देखने पहुंचे हुए थे। रसोई में खड़ी झिलमिल अपनी माँ की हॉल से आकर वहाँ के माहौल के बारे में बताने का इंतजार कर रही थी। तभी शिल्पा खाली ट्रे लिए आती है, पर उसके चेहरे पर खुशी न होकर असमंजस दिख रहा था। क्या हो गया मम्मी, तुम ऐसे टेंशन में क्यों? बाहर कोई बैसा बैसी होगी क्या? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। गौरव के घर वाले तो ज्यादा बोलते ही नहीं है। मतलब एटीट्यूड प्रॉब्लम? देखा, मैंने कहा था ना, फोन पर बातें करने से सभी अच्छे लगते हैं, जब तक पूरा परिवार मिलेगा नहीं सच्चाई सामने नहीं आएगी। अरे नहीं बेटा, वैसे एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, बातें तो कर ही रहे हैं, अब तक तो सीधे भी लग रहे हैं सब। पर दिक्कत ये नहीं कि लड़की की माँ से ज्यादा लड़की की बुआ बोल रही है। ममता जी को कुछ बोलने ही नहीं दे रही, बीच में ही चपड़ चपड़ किए जा रही है। ओफो मम्मी, तुम भी ना डरा देती हो। उसकी बुआ से हमें क्या मतलब? मुझे तो अपने पति और सास ससुर के साथ रहना है। बुआ कितने ही दिन आकर मेरे यहाँ बैठ जाएगी, 4 दिन 5 दिन कर लेंगे बर्दाश्त, पर इससे अच्छा लड़का मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। इसके ना सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल देखे मैंने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्रेंड, गिनकर 4-5 लड़कियां ऐड है, और वो भी इसके घर की है। अपने घर वालों को पूरा टाइम देता है, साल में 3-4 बार फॉरेन ट्रिप कर लेता है। इंजीनियर होकर ग्रेजुएशन पास लड़की से शादी करने को तैयार है। अब क्या चाहिए तुम्हें? तेरा ना हर बार का यही है, लड़के का रिश्ता आता नहीं कि तू उस पर गिरने पड़ने लगती है। तेरे पापा बात कर रहे हैं ना, पहली मुलाकात में सभी अच्छे लगते हैं, फिर ना बातें खुलती है। देखना अभी आधे घंटे में कैसे मुंह खोलते हैं दहेज के लिए। शिल्पा ये कहती है कि बाहर से झिलमिल के पापा नरेश की आवाज आती है। अरे झिलमिल की मम्मी, रसोई में ही रहने का इरादा है क्या? बाहर आइए, देखिए क्या कह रहे हैं सुरेश जी। देख लिया बेटा, खोल दी उन लोगों ने जुबान। अब जाकर देखती हूँ कितनी बड़ी रकम के लिए मुंह फाड़े बैठे हैं। इसीलिए ना सारी बातें होने के बाद ही लड़की को लड़के से मिलवाया जाता है, वरना ये लोग तो लड़की का मजाक ही बना दे। शिल्पा बाहर जाती है और हो रही बातचीत सुनकर दंग रह जाती है। ये कोई बात हुई भला? ऐसे हम अपनी लड़की कैसे दे देंगे? क्या बात हो गई जी? 10 मिनट पहले तब तो सब ठीक था। 10 मिनट पहले गौरव जी ने अपनी फरमाइश नहीं रखी थी ना। उफ, अब मैं अपने मुंह से क्या बताऊं? आप ही बताइए सुरेश जी, जरा मेरी धर्म पत्नी भी सुन ले। मैं बताता हूँ आंटी जी। अंकल जी का कहना है कि झिलमिल उनकी इकलौती बेटी है, इसलिए वो अपने होने वाले दामाद को कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। तो मैंने मुंह खोलकर बता दिया कि मुझे क्या चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मेरा मन किसी और चीज पर है और अंकल ने कुछ और दे दी। मतलब फॉल्ट लड़की के परिवार में नहीं है, सैन तो घर के मुखिया ने ही मारी है। क्या जरूरत थी गिफ्ट की बात बोलने की? मांग ली होगी फॉर्च्यूनर लड़के ने। तो फिर आपने क्या इच्छा जाहिर की गौरव जी? मेरे स्वर्गवासी माँ के टीवी को रिपेयर करने का खर्च। आज से कुछ 60 साल पहले मेरे पिताजी मेरी माँ के लिए टीवी लेकर आए थे, जो मेरी माँ को बड़ा प्यारा था, और उस टीवी पर रामायण देखते देखते ही मेरी माँ राम को प्यारी हो गई। उस दिन के बाद से उस टीवी को मेरी माँ की आखिरी निशानी समझकर हमने बहुत संभाल कर रखा था, पर अभी सोमवार को ही वो टीवी बिगड़ गया, तो दहेज में उस बहुमूल्य टीवी के रिपेयर का खर्च मांगा है गौरव ने। गलत किया क्या आंटी जी? लड़की को क्या दिया जाता है? वही जो उसके दिल को भाए। मेरे लिए मेरे दादी का टीवी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसे बनाने में 500 रुपए भी लग रहे हैं तो 500 रुपए मेरे लिए 5 करोड़ के बराबर है। तो ऐसे अंकल जी की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मुझे भी कीमती तोहफा मिल जाएगा। आखिरकार उनकी बेटी की शादी है, अपने इकलौते दामाद के लिए कुछ करने का मन था उन्हें। इस तरह उनके मन की भी पूरी हो जाएगी और मेरे उसूलों को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। ये सुनते ही शिल्पा तो खुशी से फूल जाती है। मैं जाकर झिलमिल को बाहर लेकर आती हूँ। कितनी देर से झिलमिल की राह तक रहे गौरव जी। गौरव के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शिल्पा के मन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाती है और उसी वक्त झिलमिल और गौरव की सगाई कर दी जाती है। 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है और बहू बनकर झिलमिल गौरव के घर आ जाती है। रात को सभी रस्मों के बाद जब झिलमिल अपने कमरे में जाती है, उसकी सास उसके पीछे पीछे कमरे में आती है। देख बेटा, हमें तुझसे कुछ नहीं चाहिए, तुम बस गौरव से अपने रिश्ते को बनाए रखना, उसे बांध कर रखना अपने पल्लू में। मैं वो माँ नहीं हूँ जो अपने आंचल से अपने बेटे को निकालना ही ना चाहे। मैं तो चाहती हूँ गौरव अपनी बीवी को सर पर चढ़ाकर रखे, जैसे कि उसके पापा ने मुझे चढ़ाकर रखा है। हाँ, फिक्र मत कीजिए मम्मी जी, मैं सब संभालूंगी। पर मेरे मन में एक सवाल था मम्मी जी। वो मम्मी ने आपको बताया ही होगा कि मैं जॉब करना चाहती हूँ, तो जॉब के साथ साथ घर। तो जॉब नहीं भी कर रही होती ना बेटा,
तब भी रसोई का काम तुझ पर नहीं डाला जाता। खैर, वो सब तो बात की बातें हैं। आज तेरी पहली रात है इस घर में। अच्छे से अपने पति से बात कर और सुहागन के जीवन की शुरुआत कर। आपसे बात करके लगता है मम्मी जी मेरे 16 सोमवार का व्रत सफल रहा। इतना अच्छा पति, इतनी केयरिंग सास, इससे ज्यादा और भगवान से मैं क्या मांग सकती थी। अगली सुबह ममता एक साड़ी और कुछ गहने लेकर अपने बहू के कमरे की ओर जाती है। झिलमिल के कमरे में जा रही हैं भाभी? अब चलिए मैं भी आती हूँ। दोनों ननद भाभी झिलमिल के कमरे में जाती हैं, जहाँ ममता झिलमिल को साड़ी और गहने पकड़ाते हुए कहती है, मेरे पास 2-3 साड़ियाँ थी बहू, उसमें मुझे ये साड़ी ही ठीक लगी। तो ये साड़ी और गहने पहनकर कुछ देर में बाहर आ जा। सत्यनारायण की कथा रखवाइए ना आज घर पर। अरे नहीं नहीं भाभी, ये साड़ी तो बहुत हल्की है। इतने सारे मेहमान आने वाले हैं, ऐसे में नई बहू इतनी हल्की साड़ी में ठीक नहीं लगेगी। देखकर लगना तो चाहिए कि नई नवेली दुल्हन। मेरे पास कुछ साड़ियाँ होगी बहू, या तो तू अपने मायके से लाई होगी ना साड़ियाँ, वो दिखा, मैं चुनकर बताती हूँ कौन सी पहननी सही रहेगी। गोमती झिलमिल के मायके से आई साड़ियों को देखने लगती है और उसमें से एक साड़ी पसंद कर झिलमिल को सत्यनारायण की कथा में पहनने के लिए कह देती है। झिलमिल और गौरव अपने कमरे से तैयार होकर आते हैं और सीधे सत्यनारायण की कथा के लिए बैठ जाते हैं। एक एक कर मेहमान आने शुरू हो जाते हैं। आ गई सुषमा, तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ। अरे तुझे भी तो पूजा में बैठना है, तू सबकी खातिर करती रहेगी तो पूजा में शामिल कब होगी? ऐसे कैसे सब पूजा में बैठ जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? मैं रसोई से ही भगवान की कथा सुन लूंगी। अभी भोग का काम भी तो बाकी है। अरे ये क्या बात हुई? अब तो गौरव की पत्नी भी आ गई है, बहू से कह देना भोग बनाने को। पूजा में आकर इधर उधर की बातों में ध्यान नहीं लगाते सुषमा, पूजा पर ध्यान दे। पूजा संपन्न होने के बाद गोमती ही सभी को प्रसाद बांटती है। घर में बहू के होते हुए भी गोमती को काम करता देख मेहमानों के बीच में बातें शुरू हो जाती है। अगर रसोई तो खुद नहीं छोड़ेगी गोमती, तो बहू रसोई में जाना ही क्यों चाहेगी? आजकल की लड़कियों को तो बहाना चाहिए काम चोरी का, और तो बहाना दे रही है। पूजा का काम कर रही हूँ, मैं अपने पाप धो रही हूँ। अब झिलमिल ठहरी आज की लड़की, उसे कहाँ पता किस नियम पालन से प्रसाद बनाया जाता है। कहीं भूल चूक हो गई तो इसलिए मैंने बना दिया प्रसाद। अरे कोई बात नहीं। और इस तरह आखिरकार ये रस्म भी पूरी हो जाती है। झिलमिल अपने कमरे में जाती है और अपनी माँ शिल्पा को फोन करके अपने ससुराल के पहले दिन की चर्चा करती है। सब ठीक रहा ना बेटा? मुझे इसी बात की टेंशन थी, कहीं कोई कहा सुनी ना हो जाए। अरे नहीं मम्मी, इनफैक्ट मेरे ऑफिस जाने के मैटर पर भी मैंने मम्मी जी से बात क्लियर कर ली, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ किसी को मुझे किचन में भेजने की कोई हड़बड़ी भी नहीं है। और मेरी बुआ सास खुद ही काम कर रही है सारे, मैं तो देख रही हूँ कब से। वो तो अभी करेगी बेटा, अभी तो सारे मेहमान मुंह पर बैठे हैं ना। वो टेढ़ी खीर है, जरा उससे बचकर रहना। एक हफ्ते में सभी चलते बनेंगे, उसके बाद रसोई का काम तुझ पर ही आएगा ना। तब की तब देखूंगी ना मम्मी, अब इसे टेंशन लेने लगूंगी तो फिर हो गया। कल से ऑफिस जाना है मुझे, तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ। और अगली सुबह जहाँ गौरव और सुरेश दुकान जाने के लिए तैयार होते हैं, वहाँ झिलमिल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो जाती है। फाइनली वो दिन आ गया जिस लड़की को मायके में प्राइवेट नौकरी करना अलाउ नहीं है मुझे तो ससुराल में ये अपॉर्चुनिटी मिले। ये तो किस्मत का करिश्मा ही हो सकता है। आई एम सो हैप्पी, वरना इन्होंने भी मना कर दिया होता तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली जाती। तैयार होकर झिलमिल रसोई में नाश्ते की प्रिपरेशन देखने जाती है। अरे वाह, सब्जी तो तैयार है, आटा भी गुथा हुआ है। मैं फटाक से सभी के लिए पराठे सेक देती हूँ। झिलमिल आटे की लोई बनाकर पहला पराठा बेलने जाती है कि गोमती रसोई में आ जाती है। तैयार हो गई बहू? तुझे तो आज से ऑफिस जाना था ना? हाँ बुआ जी, जाना तो था, पर नाश्ता भी तो सभी को परोसना है, वही सोचा कि पराठे बना लूं। इस घर में खाना बनने के बाद अग्नि देवता को अर्पण किया जाता है, फिर भगवान को भोग लगाया जाता है। तुझे इस बारे में पता नहीं है ना? इतना सब कुछ करने जाएगी तो ऑफिस जाने में देरी हो जाएगी। तू जा बाहर सभी के साथ बैठ जा, मैं नाश्ता लेकर आ रही हूँ। गोमती खुद ही सभी के लिए नाश्ता बनाकर टेबल पर परोसती है। वाह वाह बुआ जी, आपके हाथों में तो जादू है, खाकर लगता ही नहीं कि मैं कद्दू की सब्जी खा रहा हूँ। क्या बताऊँ झिलमिल, बचपन में इतनी बुरी आदतें थी मुझे कि स्नैक्स के अलावा कुछ खाना ही नहीं चाहता था, सिर्फ चिप्स कुरकुरे फिर जिस दिन से रसोई बुआ जी ने संभाली, उस दिन से लाइन पर आ गया मैं। बचपन से बुआ जी खाना बना रही है? मैं समझी नहीं, तुम बुआ जी के यहाँ रहते थे? नहीं बेटा, गौरव 10 साल का था जब उसके फूफा जी गुजर गए। मेरे ना ससुर थे ना बच्चे, अकेले घर में एक विधवा बैठी रहती।
फिर मेरा भाई मुझे यहाँ ले आया। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे यहाँ माँ बाप जैसे भाई भाभी मिल गए। तब से यही मेरा परिवार हो गया। इस घर का सहारा मिल गया मुझे, वरना न जाने मेरी हालत क्या होती। नाश्ता कर झिलमिल अपने ससुराल से बाहर निकलती है कि सीधा अपनी माँ को फोन लगाती है। बताओ मम्मी, इतनी हड़बड़ी में शादी करती तुम सबने मेरी, पता तो करना चाहिए था सब। मेरी बुआ सास यही रहती है, मुझे तो खबर ही नहीं थी इस बात की, और फूफा जी नहीं है इस दुनिया में। अच्छा, इसलिए जब ये लोग तुझे देखने आए थे तो सारी बातें बुआ जी से पूछ रहे थे। अरे बेटा, उस वक्त दामाद जी की बातें सुनकर ही तो मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी कि तेरी बुआ सास के बारे में पूछताछ करने की सूझी ही नहीं। वैसे ठीक ही है ना, क्या फर्क पड़ रहा है तुझे उनसे। बना बनाया टिफिन मिल रहा है, 3 वक्त का खाना मिल रहा है, शाम की चाय मिल रही है, अब क्या चाहिए। बात तो आपने सुलह ने सच कह दी मम्मी। जितना काम बुआ जी करती है ना, उतना अगर कोई मेड करेगी तो 15-20 हजार रुपया तो ले ही लेगी। ठीक है, अपने बनाए हुए खाने को खाती है, हमारा काम कर देती है, मुझे क्या। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। झिलमिल आराम से अपने पति की कार में बैठकर ऑफिस जाती, रात को 7 बजे ऑफिस से आती, बना बनाया खाना उसे मिल ही जाता। यहाँ तक कि रविवार को भी उस पर काम का कोई प्रेशर नहीं रहता था। रविवार की सुबह नाश्ते के टेबल पर, बुआ जी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि मुझसे घी वाले फुलके खाए नहीं जाते, ये फुलके मत दिया करो मुझे। ना तू हरी साग सब्जी खाना चाहती है, ना घी वाले फुलके खाना चाहती है, ऐसे कैसे चलेगा झिलमिल। आप ही बताइए भाभी, सुबह के 9 बजे निकलती है, शाम को 7 बजे घर आती है लड़की। ऑफिस में 10 काम रहते हैं, इतना टेंशन वाला शेड्यूल रखेगी और खाना ऐसा खाएगी तो शरीर कब तक चलेगा। मम्मी जी कुछ बोल नहीं रही है तो बुआ जी को क्यों खुजली मच रही है, हद है। गुस्से में झिलमिल आधा नाश्ता करके अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह से फिर वही शेड्यूल। रात को ऑफिस से आने के बाद झिलमिल पूरे परिवार के साथ डिनर करती है और सभी अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रात को 1 बजे गोमती की नींद टूटती है। ये क्या बीमारी लग गई है समझ में नहीं आता। हर रात को ठीक 1 बजे नींद खुल जाती है मेरी। रात के बर्तन धोने रह गए थे, वही घस लेती हूँ। गोमती जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है, हॉल में झिलमिल को फोन पर किसी से हंस हंस कर बातें करता देख लेती है। अब समझ में आया मेरी आंख रोज क्यों खुल रही थी, तेरी आवाज से। क्या है ये सब। अरे तू दिन भर काम करती है, इसमें पूरी नींद लेनी चाहिए तुझे। ये रात रात भर फोन पर बात करना मुझे समझ में नहीं आता। झिलमिल अपनी बुआ सास को कोई जवाब नहीं देती और फोन पर बात करती हुई कमरे में चली जाती है। हर शाम 7 बजे तक ऑफिस से लौटने वाली झिलमिल आज 8:30 बजे तक लौटी नहीं थी। अरे आ जाएगी झिलमिल, क्यों फिक्र करती है तू। न्यूज चैनल नहीं देखते क्या भैया आप। हमारी बहू शरीफ है पर दुनिया नहीं है। जब तक ये घर पर नहीं आएगी मुझे चैन नहीं आने वाला। तू बैठा हुआ मेरा मुंह क्या देख रहा है, फोन लगा अपनी बीवी को। 10 मिस कॉल कर चुका हूँ मैं, फोन नहीं उठा रही है वो बुआ जी। अब बैठो, आ जाएगी वो, बच्ची थोड़ी ना है, मीटिंग में होगी। और ठीक 9 बजे झिलमिल अपने ऑफिस से लौटती है। अपनी बहू को इतनी देर से आता देख गोमती उस पर बरस पड़ती है। कल बात करवाना मेरी तेरे बॉस से। ऐसा क्या काम करवा रहा है भाई, तुझसे 12-12 घंटे की ड्यूटी करवा रहा है। कुछ ज्यादा ही काम का प्रेशर लेने लगी है तू। यही आगे जाकर औरत की माँ बनने में दिक्कत करता है। देख तो सही आँख के नीचे कैसे गड्ढे हो रहे हैं। भाभी आप ही समझाइए इसे। ये तो वही बात हो गई ना बुआ जी, आप तो मेरे गले में पट्टा बांधना चाहती हो। ठीक है, बांध लेती हूँ पट्टा, बस लेकर घुमा लीजिएगा। अरे बहू तो मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही है। बहू सुन तो। झिलमिल गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और रोज की तरह अपनी माँ को ससुराल में हुई सारी बातें बताती है। तेरी सास बनना चाह रही है वो, मैं तो पहले ही जानती थी। ये खाना बनाना बहाना है, उसे तेरे घर की प्रॉपर्टी को हथियाना है। देख बेटा, कुक को 15-20 हजार देने पड़ेंगे, पूरी संपत्ति तो नहीं। मैं तो कहती हूँ कान भरना शुरू करते अपनी ननद के और रफा दफा करते इसे। बढ़िया ही तेरे लाइफ में इंटरफेयर करने वाली। अगली सुबह जब गोमती पौधों में पानी दे रही थी, झिलमिल वहां आती है। अगर पेड़ों पौधों को पानी ना मिले ना तो वो मर जाते हैं, और आत्मा को साथी ना मिले तो वो मर जाता है। मुझे ना आपके लिए बहुत बुरा लगता है बुआ जी, क्या हालत बन गई आपकी। अगर आज फूफा जी होते तो आपकी ये हालत ना होती। वो तो किस्मत की बात है बेटा। सही कह रही आप, यहाँ आपकी किस्मत फूटी और आपके मायके वालों की बन गई। झिलमिल की बातों से गोमती कुछ समझ नहीं पाती। कुछ देर बाद जब गोमती रसोई में सब्जियां काट रही थी, झिलमिल वहां पहुंच जाती है। तेरे लिए कुछ स्पेशल बना दूं बहू, बता दे।
आज गौरव का ना आलू खाने का बड़ा मन था तो वही बना रही हूँ। मेरे हाथ की सब्जी बहुत पसंद है उसे। सिर्फ सब्जी नहीं बुआ जी, बना बनाया खाना अगर फ्री में मिल जाए तो किसे पसंद नहीं आएगा। पता नहीं कब समझेंगे आप। आपका तो समझ में भी आता है, इतना बड़ा पहाड़ टूटा है आप पर, इसके बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है। पर मम्मी जी ऐसा करेंगे आपके साथ, मैंने नहीं सोचा था। इसी तरह वक्त बेवक्त चलते फिरते झिलमिल अपनी बुआ सास के कान भरने शुरू कर देती है। एक रात जब गोमती अपने कमरे में अकेले बैठी हुई थी, झिलमिल वहां आती है। फूफा जी के साथ आप जिस घर में रहती थी बुआ जी, वो किसके नाम पर है? वो तो मेरे नाम पर है बेटा। पर क्यों, क्या बात हो गई? तो फिर आपको अपनी लाइफ जीनी चाहिए थी ना बुआ जी। यहाँ पर तो आपकी हालत एक नौकरानी की तरह हो गई है। वहाँ कम से कम आप किटी पार्टी करती, घूमती फिरती, ऐसे बंधे तो नहीं रहना पड़ता आपको। नहीं बेटा, वहाँ तो मेरी जिंदगी भूतों की तरह हो गई थी। वो तो अच्छा हुआ मेरा भाई मुझे यहाँ ले आया। आपका भाई सिर्फ आपको नहीं, आपकी पेंशन को भी यहाँ लेकर आया है बुआ जी। फूफा जी की पेंशन आती है ना आपको 30,000 रुपए। इतना काम करती हैं आप, आपको फायदे के लिए लाया गया है यहाँ। ना ही आपका भाई आपका सगा है, ना ही भाभी, ना ही भतीजा। मैं तो कहती हूँ अपने घर वापस लौट जाइए, इसी में फायदा है। मारिए लात इन लोगों के मुंह पर। झिलमिल गोमती को ये सब कह रही थी कि कमरे के बाहर खड़ा गौरव सब सुन लेता है और हो जाती है महाभारत। ये लड़की ये सब कर रही थी मम्मी, ये बुआ जी को यहाँ से निकालना चाहती है। इस घर से बुआ जी नहीं, तुम जाओगी। झिलमिल का पासा उसी पर उल्टा पड़ जाता है। गौरव झिलमिल को उसके मायके भेजने को तैयार हो जाता है। उस वक्त गोमती सभी को समझाती है और झिलमिल से कहती है, दुनिया देखिए बेटा, मैं सब समझ रही थी तू क्या कर रही है। मेरे घर के बारे में जानना चाहती है ना तू? मैंने पहले ही उसे गौरव के होने वाले बच्चे के नाम करवा रखा है। दुश्मन नहीं हूँ बेटा मैं तेरी। जो रोक टोक करती थी प्यार में करती थी। और भैया भाभी, मुझे आपसे भी बात करनी है। गौरव तो बच्चा है, पर आप दोनों कैसे अपनी बहू को बेघर करने को तैयार हो गए? ये भी तो बच्ची ही है, हो गई गलती इससे। इस तरह रिश्ते नहीं टूटते। अब झिलमिल को समझ में आता है कि वो अपनी माँ की बातें मानकर कितनी बड़ी गलती कर रही थी। इस दिन के बाद वो गोमती को अपनी दूसरी सास के समान मानकर अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। सुबह के 8 बजे निशा अंगड़ाई तोड़ती हुई अपने कमरे से बाहर आती है। ठंड के दिनों में ना कॉलेज बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए। अरे भाई, टीचर्स को भी तो आराम चाहिए। जब स्टूडेंट थी तब स्कूल कॉलेज जाने के लिए उठना पड़ता था, अब टीचर हो तो भी उठना पड़ता है। बेकार का सर दर्द है। कितने लोग हैं यहाँ जो नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, और एक तू है कि नौकरी होते हुए भी खुश नहीं है। जब मुंह खोलती है भिन भिनाती ही दिखती है। अरे ठीक है ना रोहन की माँ, अब सवेरे सवेरे आप शुरू मत हो जाइए। बस उठकर ही तो आई है निशा, नींद में बड़बड़ा रही है और कुछ नहीं। अब मुझे टॉप 100 न्यूज देखने दीजिए, चलिए। डैड इज राइट मम्मी, मैं नींद में बड़बड़ा रही हूँ क्योंकि मेरी नींद अभी पूरी नहीं हुई है और आज मेरा लेक्चर था भी नहीं। इतने शॉर्ट नोटिस में ये लोग कॉलेज बुला लेते हैं कि क्या करूँ। यही अगर गवर्नमेंट कॉलेज की प्रोफेसर होती ना मैं, तो कोई टेंशन नहीं रहता। दिमाग की दही हो जाती है। घर में बैठे प्रोफेसर इन्हें सुहाते नहीं है। ये बोलते हुए निशा सेंटर टेबल पर रखे धर्मेश से चाय लेकर पहली चुस्की भरती है कि मनीषा उसके पास आकर उसके हाथ से कप ले लेती है। हो गया, चल अब खड़ी हो। बिस्तर से उठकर आई हो तो सोफे पर पसर गई। किस घर की लड़की 8 बजे उठती है? और यहाँ बेटियों का लोग 8 बजे तक सोना बर्दाश्त नहीं करते, तो भाई कौन अपनी बहू का 8 बजे तक सोना बर्दाश्त करेगा? 10 मिनट के अंदर तैयार हो जा और कॉलेज निकल चल। अरे मम्मी बहुत टाइम है ना अभी, बस स्कूटी का क्लच दबाया और ये मैं कॉलेज पहुंच गई। अच्छा। मनीषा अपनी बेटी के कमरे में जाती है और ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी हुई स्कूटी की चाबी को उठाकर अपने बेटे रोहन को देती है। आज तू स्कूटी से स्कूल जा सकता है बेटा। सच में? आई कांट बिलीव। थैंक यू मम्मी, लव यू। निशा ना चाहते हुए भी अपने कमरे में जाती है और फौरन अपने चेहरे पर पानी मारकर कपड़े बदलकर कंघी करनी शुरू कर देती है। एक तो बस चलती है कॉलेज की, जो भी बस स्टॉपेज पर पहुंचने वाली होगी। आज नाश्ता भी नसीब नहीं होने देगी मम्मी मुझे। भागते दौड़ते निशा स्टॉपेज पर पहुंचती है। तुम आज फिर से? लगता है इस बार स्कूटी का क्लच काम नहीं किया होगा। नहीं, स्कूटी की तेल खत्म हो गई थी। कहीं उस तेल का नाम मम्मी की जुबान तो नहीं है?
वही मुझे लगा पूरे 1 हफ्ते हो गए और आपके दर्शन नहीं हुए मैडम। अरे पता है ना तुम्हें, बस फिर कसम से समझ में नहीं आता तेरी मम्मी तेरे साथ इतना स्ट्रिक्ट बर्ताव क्यों करती है। मेरी मम्मी तो कहती है अपने मायके में अपनी लाइफ जी लो, पता नहीं ससुराल कैसा मिले। वही तो रोना है यार, ससुराल कैसा मिलेगा समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं अपने मायके में रहती हूँ या ससुराल में, पराए घर जाऊंगी वहां सब कैसा होगा, इसको लेकर मम्मी मेरे पर इतना प्रेशर बनाती है ना, कभी कभी घर जाने का मन ही नहीं करता। समझ सकती हूँ मैं यार। चल मेरा स्टॉपेज आ गया। कॉलेज जाते ही निशा अपने घर पर हुए वाक्य को भूल जाती है और अपने स्टूडेंट की एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी शुरू कर देती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास चल रही होती है, तभी स्टूडेंट हेड क्लास में आता है। मैम, प्रिंसिपल सर ने आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के लिए कहा है। आई गेस अपनी ब्राइड में आप ये भूल रहे हैं कि आज मेरा कोई लेक्चर था ही नहीं, ये एक्स्ट्रा क्लासेस ही अरेंज की गई है। सॉरी टू इंटरप्ट मैम, मेरे कहने का मतलब है इन 2 लेक्चर्स के बाद एक और लेक्चर लेना है आपको। एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए एचओडी सर को मैं ही मिलती हूँ क्या? घर बार नहीं है क्या मेरा? शादी हो गई है, परिवार संभालने का करके बाकी सारी फीमेल टीचर्स भाग जाती हैं और फंस जाती है निशा। घड़ी के कांटे जैसे थम गए थे, तीसरा लेक्चर खत्म ही नहीं हो रहा था। निशा का पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। हे भगवान, ये बेल क्यों नहीं बज रही है? जल्दी से 15 मिनट ओवर हो और मैं भागू। निशा बेल बजने का वेट कर रही थी, तभी बेल बजती है। फाइनली इतनी जोरों की भूख लगी है, घर जाते ही मैं खाने पर टूट पड़ूंगी। निशा यूनिवर्सिटी के कंपाउंड के बाहर खड़ी रिक्शा को आवाज लगा रही थी, पर एक भी रिक्शा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसके पीछे से एक बाइक आकर उसके बाजू में खड़ी हो जाती है। निशा मैम, आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं आपको लिफ्ट दे सकता हूँ। गिफ्ट? आपको समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं आप? एचओडी सर के पास कंप्लेंट कर दी ना मैंने तो आपकी नौकरी पर बनाएगी। माना कि प्रोबेशन पीरियड पर हूं मैं, पर परमानेंट नौकरी वालों की नौकरी खा सकती हूँ। अरे मैडम, गिफ्ट नहीं, आपको रिक्शा नहीं मिल रही है ना, मैं भी उसी तरफ जा रहा था तो सोचा आपको लिफ्ट दे दो। और कोई बात नहीं, किसी और दिन आप मुझे अपनी स्कूटी पर लिफ्ट दे दीजिएगा या इंटरनल टेस्ट की कॉपीज चेक करने में मेरी मदद कर दीजिएगा। सुबह से भूखी भूखी अगर मैं यहाँ खड़ी रिक्शे का इंतजार करती रही तो पता चला मुझे चक्कर आ गया। गौतम सर की इमेज इतनी बुरी भी नहीं है, ले लेती हूँ लिफ्ट, क्या ही हो जाएगा। गौतम और खुद के बीच एक डिस्टेंस रखकर निशा बाइक पर बैठ जाती है। ये आप यहाँ क्यों रुक गए? निशा मैम, आपको यहाँ से खुद जाना होगा। वो क्या है ना, मैं यहाँ फ्लैट में रहता हूँ तो खाना वाना ज्यादा बना नहीं पाता, इसी होटल में खाना खाता हूँ। अगर आप 10 मिनट रुक जाए तो मैं फटाफट खा लूं, या एक काम करता हूँ मैं खाना पैक करवा लेता हूँ, या फिर बताइए पहले आपको ड्रॉप करके आऊं क्या? भूख तो मुझे भी बड़ी जोर की लग रही है। घर जाती ही मम्मी खाना देगी नहीं, कहेगी पहले फ्रेश हो जाओ, ऊपर से आज बेडशीट भी धोना है। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं भी आपको कंपनी दे सकती हूँ? मतलब आपने मुझे लिफ्ट दी है तो इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ। खाने की दीवानी निशा पेट भर के खाना खा लेती है, फिर गौतम उसे घर ड्रॉप कर देता है। जैसे ही निशा अपने घर के दरवाजे से अंदर आती है, उसके पापा और मम्मी दीवार बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। पूछिए इससे किसके साथ थी ये? वो तो रेशमा ने मुझे कॉल करके बता दिया इसके करतूत का। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता अगर मैंने वीडियो कॉल पर इसे उस सफेद चमड़ी के लड़की के साथ ना देखा होता। अरे भाई, कोई तो बता दे हमें, शादी कर देंगे, क्यों हमारी इज्जत उतारने में लगी हुई है। कौन था वो लड़का? क्या घर पर खाना नहीं मिलता तुम्हें, या तुम्हारी सहेलियां कम पड़ गई थी? अच्छा, तुम्हारी माँ तुमसे रोटियां बनवाती है ना, वही पसंद नहीं आया होगा तुम्हें। ससुराल में अगर सास ने कह दिया काम करने को तो फिर तुम रोज रेस्टोरेंट जाकर खाना खाने बैठ जाओगी क्या? और वहां अगर किसी ने तुम्हें किसी और मर्द के साथ देख लिया तो पता है कैसा इल्जाम लगेगा तुम पर। ये बहस चली रही थी कि तभी गौतम अंदर आता है। सॉरी निशा, मुझे तुम्हारे फैमिली मैटर में नहीं बोलना चाहिए, पर मेरा फोन शायद तुम्हारे पर्स में रह गया है और तुम्हारा फोन मेरे पास आ गया, वही रिटर्न करने आ रहा था और ये सब मैंने सुन लिया। नमस्ते अंकल जी, मेरा नाम गौतम है, हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और वैसे हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। आज रिक्शा ना मिलने के कारण मैंने निशा को लिफ्ट दी थी बस। पर अगर आपको लगता है कि मेरे साथ लंच करना उसे बदनाम कर सकता है तो आप मेरे साथ उसकी शादी कर दीजिए। पीएचडी हूँ, डॉक्टरेट की डिग्री है मेरे पास,
सैलरी 1.5 लाख रुपए है। अभी पिछले महीने गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हो गया है। 20 दिनों बाद ज्वाइनिंग है मेरी होम सिटी में। तो अगर आप अपनी बेटी को विदा करना चाहे तो बताइए। मनीषा तो जैसे निशा को विदा करने के लिए मर ही रही थी। गौतम के घर वालों से मिलकर दोनों परिवार शादी के लिए मान जाते हैं और रिश्ता पक्का हो जाता है। बहू बनकर निशा गौतम के घर आ जाती है। सभी के सामने नाश्ता परोसा जाता है। आहा, जमुना के समोसे का तो जवाब ही नहीं है। अरे भाभी खाओ ना, मेरा चौथा समोसा चल रहा है और आपका पहला शुरू भी नहीं हुआ। शर्माओ मत। आप बेटी हो, मैं बहू। तो बहू क्यों शर्माएंगी? सब अपने समोसे रखो, जब तक मेरी बहू समोसे खाना शुरू नहीं करती कोई समोसे नहीं खाएगा। हाँ, मम्मी तो कहती थी कि ससुराल में सभी के खाने के बाद बहू को बचा कुचा खाने के लिए दिया जाता है। बहू का पहले खा लेना मतलब कलिश, पर यहाँ तो सामने से बोला जा रहा है। निशा फटाक से एक समोसा उठाती है और धप से खा लेती है। हल्के फुल्के नाश्ते के बाद निशा अपनी सास से पूछती है, सारी रस्में हो गई क्या मम्मी जी, या और कुछ बाकी है? वो चेहरे पर बाल आ रहा है ना, कंघी कर सकती हो क्या? ये क्या हाथ लग गया भैया आपके? कंघी पूछकर कौन करता है भाभी? कॉलेज में तो तुम बड़ी बेधड़क थी, फिर यहाँ क्या हो गया ये? नहीं मतलब मैंने सोचा, तो फिर मैं लहंगा भी बदल सकती हूँ क्या मम्मी जी? अरे बेटा, तुम इतनी डर कर क्यों बात कर रही हो मुझसे? मेरी कोई बात बुरी लग गई है क्या तुम्हें? नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना कि मुझे आइडिया नहीं था। कुछ घरों में फेरे वाले लहंगे को पहनकर सोया नहीं जाता और कुछ घरों में बदला नहीं जाता, तो सोचा आपसे पूछ लूं, गलती नहीं होनी चाहिए ना। अरे तू तो दादी जैसी बातें करती है। असली नियम तो बेटा फेरों की होती है जो कि हो गए। मैं ऐसे किसी नियम में नहीं मानती जिससे घर के लोगों को परेशानी हो। मेरे घर का बच्चा है तो इतने भारी लहंगे को पहनकर सोना ऐसे भी संभव नहीं है। तो आराम से जाकर कपड़े बदल ले और नहाकर सो जा। निशा को तो विश्वास नहीं हो रहा था, ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। अपने कपड़े बदलकर निशा आराम से अपने नए कमरे में सो जाती है। अगली सुबह, अरे वाह, तुम तो उठकर तैयार भी हो गई और इतने सुंदर तरीके से साड़ी पहनी है तुमने। पहननी थी तो पूरी लाइफ इसी की तो ट्रेनिंग ली है। गौतम नहाने चला जाता है और निशा अपनी माँ को फोन लगाती है। तेरी सास ने तुझे कहा कि तू लहंगा बदलकर जो चाहे पहन सकती है। सभी के पहले तुझे समोसे खाने को भी कहा और तूने खा भी लिया। हे भगवान, तू समझ भी रही है ये तूने क्या किया? आपने तो कहा था मम्मी, जो भी करना अपनी सास से पूछ कर करना, तो उन्होंने कहा खाने को, तो मैंने खा लिया। और ये बातें ऐसी भी तो नहीं है ना कि मम्मी जी ने मुझे अलग जाकर कही हो। सबने सुना भी और मेरी ननद ने तो मुझे सपोर्ट भी किया। मतलब ये सब माँ और बेटी की मिली भगत है। ये लोग तुझसे उल्टा काम करवा रहे हैं ताकि बाद में यही सुनाकर तुझे सभी के सामने ताने दे सके। और बेटा, सास किसी की सगी नहीं होती और ससुराल कभी अपना नहीं होता। तूने खा लिए समोसे। अब तेरी सास फोन करके 1000 बातें हमें सुनाएगी। अभी तो तूने साड़ी पहनी है ना? तू क्या पहनना था मम्मी? अरे मेरे कहने का मतलब है कि कोई तुझे कुछ भी कहे, कायदे में रहना, समझी? अपनी मम्मी के द्वारा ट्रेन की हुई निशा तैयार होकर सबसे पहले अपने घर के बड़ों के पैर छूती है। इस घर के हाउस हेल्प भी मेरी इज्जत नहीं करती भाभी, और आप मेरे पैर छू रही हैं। हाँ बेटा, प्रिया तुझसे छोटी है। अच्छा तो आपकी छू लेती हूँ, आप तो बड़े हैं ना पापा जी। ये कहकर निशा अपने ससुर जी के पैरों को छूने जैसे ही झुकती है, वो पैर पीछे कर लेते हैं। नहीं नहीं बहू, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। आपके कहने से नहीं होगा पापा जी, मैं तो सभी के पैर छू कर रहूंगी। सभी का आशीर्वाद लेने के बाद निशा रसोई में जाकर फटाफट खाने की तैयारी करने में लग जाती है। मम्मी ठीक कहती थी, मायके की रसोई में माँ मिल सकती है, पर ससुराल की रसोई में सास कभी नहीं मिल सकती। सही कहती थी मम्मी, ससुराल चीज ही बुरी है। खैर, वहां काम करने में दुख भी होता था और यहाँ दुख थोड़ा कम होगा। अनजान लोग हैं, इनसे अच्छा बिहेवियर क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। निशा आटे के डब्बे से आटा निकालकर उसमें पानी मिलाकर जैसे ही अपनी उंगलियां आटे में डालती है, नीतू उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे ये क्या कर रही है तू? असली रंग देखिया ना सासू माँ का। यही तो कहा था मम्मी ने, आटा दाल चावल भी नाप तोल कर लेना पड़ता है ससुराल में। अब घर के सदस्यों के हिसाब से ही आटा लिया है मैंने मम्मी जी, और मसाले वगैरह नहीं छुआ है, तेल भी नहीं लिया है। वो आप निकाल कर दोगी तभी लूंगी। अरे छी छी छी, ये तू क्या नाप शनाप बोल रही है?
हाथ निकाल आटे से। मेहंदी के हाथ से खाना बनाते हैं? सॉरी मम्मी जी, मेरे पापा को भी मेहंदी की स्मेल पसंद नहीं थी। यहाँ किसी प्रॉब्लम है मेहंदी से? रात को ठीक से सोई नहीं थी क्या बेटा? यहाँ किसी को मेहंदी से प्रॉब्लम नहीं है, और जिससे प्रॉब्लम होगी वो अपनी नाक बंद करके बैठ जाएगा। मैं तो इसलिए कह रही हूँ कि तू इस घर की बहू है, कोई काम वाली बाई नहीं है। खाना बनाने वाली को पहले ही रख लिया मैंने। हाँ, तुझे शौकिया खाना बनाना हो तो बिल्कुल बना। यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन के लिए तो पहले से ही काम वाली है मम्मी जी। खाना बनाने वाली भी आपने रख दी तो दिन भर खाली बैठी मैं क्या करूंगी? अच्छा, तो तूने जॉब का क्या सोचा है? यहाँ के प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करना है तुझे? तो बोल, तेरे पापा जी की बड़ी जान पहचान है यहाँ। प्राइवेट कॉलेज में? अच्छा, समझ गई। प्राइवेट जॉब की अच्छी एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो तू गवर्नमेंट कॉलेज के लिए सोच, तैयारी कर। अब गौतम को ही देख ले, बन गया ना सरकारी टीचर। सास ने हाथ पकड़कर आटे से बाहर निकाल तो दिया था, तो सास को धक्का देकर तो निशा आटा गूंथ नहीं सकती थी। वो अपने कमरे में चली जाती है और शादी वाला लहंगा पहनकर तैयार होकर घूंघट डाले बिस्तर पर बैठ जाती है। क्या बात हो गई गौतम, बहू की तबीयत ठीक नहीं है क्या? डॉक्टर को बुला लूं? उससे क्या होगा पापा, वो दूसरों को बीमार कर दे। मेरी तो नींद तब तक खुली वो साड़ी पहनकर तैयार भी हो गई थी। वाह, भाभी साड़ी पहनती है। देखो माँ, पता नहीं आखिरी बार मैंने आपको साड़ी में कब देखा था। कहाँ है भाभी, मुझे उन्हें देखना है। ये लो, वही तो पूछ रहा था मैं तेरे भाई से कि कहाँ है बहू, कहीं दिखाई नहीं दे रही। फोन कर प्रिया, तो आस पड़ोस में गई होगी। ये किस भ्रम में रह रहे हैं आप? निशा का बस चले तो साड़ी की पटली भी मुझसे पूछकर बनाए। घर से बाहर तो पैर भी नहीं रखने वाली वो। मैं छत पर जाकर देखती हूँ। प्रिया, तू बालकनी में देख, गौतम तू कमरे में देख। मैं यही हॉल में बैठता हूँ, हो सकता है बहू बाहर से आ जाए। गौतम जैसे ही कमरे में पहुंचता है तो जोर से उसकी चीख निकल जाती है। क्या हो गया गौतम, तुम चीखे क्यों? ये लो मम्मी, यहाँ है भाभी, दुल्हनिया बनी बैठी है। लगता है रात को भैया ने घूंघट उठाया नहीं था। ससुराल है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। ये रस्म सही से हुई नहीं होगी, है ना भैया? और तू क्या दरवाजे पर जाकर खड़ी होगी? इधर आ मेरे पास। बहू, तेरी सास, मैं और तेरी ननद जरा बाहर घूम कर आते हैं, तो आराम से घर पर रहे। एक मिनट पापा जी, आप लोग मुझसे नाराज होकर घर छोड़कर जा रहे हैं क्या? मैं ये गौतम जी के लिए तैयार नहीं हुई थी। मुझे लगा आज मुंह दिखाई की रस्म होगी। निशा की घबराहट को अब नीतू बर्दाश्त नहीं कर पाती और सभी के सामने उससे सवाल करती है। तू बता बहू, मुझे तुझे क्यों परफेक्ट बहू बनना है, जबकि इसका कोई डेफिनेशन होता ही नहीं। खुद पर प्रेशर बनाने पर क्यों तुली हुई है तू? गौतम ने कुछ कहा क्या तुझसे? मेरी कसम बता बेटा। ससुराल में बहू बहू होती है और बहू और बेटी में बहुत फर्क होता है मम्मी जी। वो फर्क टूट ना जाए इसी कोशिश में हूं मैं नहीं चाहती मेरी किसी गलती के कारण मेरी फैमिली की इंसल्ट हो। और तुम्हारी फैमिली हम है, तुम अपसेट रहोगी तो हम भी तो दुखी रहेंगे ना बेटा। नीलेश, नीतू, प्रिया और गौतम निशा को इतना कंफर्टेबल फील करवाते हैं कि उसे बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि उसे ससुराल में बहू बनकर नहीं, बेटी बनाकर रखा जाएगा। कुछ दिनों बाद एक सुबह निशा खराटे ले रही थी कि उसके मोबाइल की रिंगटोन बजती है। हेलो मम्मी, बोलो, सो रही हूँ। सुबह के 9 बजे तक तो सो रही है? मजाक है क्या? दामाद जी कहाँ है? उन्हें कॉलेज नहीं भेजना क्या? मनीषा की कही बात सुनकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा गौतम मोबाइल के करीब जाकर कहता है, पैर मेरे पास भी है मम्मी जी, निशा को मेरे बदले चलकर कॉलेज नहीं जाना है। क्या? हाँ मम्मी, गौतम खुद तैयार होकर चले जाते हैं कॉलेज। तो खाना पीना, ससुराल वालों का नाश्ता? झाड़ू पोछा बर्तन के लिए काम वाली है, खाना बनाने के लिए भी दीदी है। मैंने तो गवर्नमेंट जॉब के प्रिपरेशन के लिए क्लासेस ज्वाइन कर लिए हैं। मैं और प्रिया 12 बजे वहां निकल जाते हैं और फिर 5 बजे लौटते हैं। अपनी ननद को दीदी क्यों नहीं बोला? आप ये बोले इसके पहले ही मैं बता देता हूँ मम्मी जी कि इंसान एक ही बार ससुराल के नाम के डर को एक्सपीरियंस कर सकता है, जो मेरी निशा ने अपने मायके में ऑलरेडी कर लिया है। तो यहाँ पर वो इस घर की बेटी है और हमारे यहाँ बेटियों को सर आंखों पर रखते हैं। ये सुनते ही मनीषा फूट फूट कर रोने लगती है। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटा।
मुझे बड़े नाजों से पाला गया था मेरे मायके में, और फिर मैं ब्याह करके इस घर में आई। चावल के दाने से लेकर नमक तक हर चीज का हिसाब देना पड़ता था मुझे तेरी दादी को। बहुत बुरे दिन देखे मैंने, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि तेरे साथ कभी ऐसा हो। जब मैंने तेरी पहली बार कुंडली बनवाई थी तो पंडित जी ने कहा था कि तेरे ससुराल वाले बहुत बुरे होंगे, इसीलिए मैं तुझे पहले से ट्रेनिंग देना चाहती थी, पर भगवान की कृपा देख सब ठीक है वहां। ससुराल में जो दुख देखना था वो आपने पहले ट्रेनिंग में ही दिखा दिया मम्मी। और मुझे आपसे कोई गिला शिकवा भी नहीं है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। शादी शादी सब जब देखो शादी के लिए कहते रहते हैं। अब मैं कैसे बताऊं किसी को कि मैं शादी ऐसे नहीं कर सकती हूँ। ऑफिस के काम कर करके थक जाती हूँ मैं। जस्ट चिल यार, सुन मेरी बात, तू ऐसा ससुराल देख जो सीधा तेरे ऑफिस और घर के रास्ते में ही हो। बहन, ऑफिस तो मैं मेट्रो से जाती हूँ रोज। तो मैं भी तो मेट्रो से ही आती हूँ, लेकिन तू है कि बेवकूफ जैसी बात कर रही है। अरे यार, तू कौन से मेट्रो रूट लाइन से आती है? पिंक, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। पिंक यार। बस फिर ये देख कि उसी में आगे पीछे तेरा ससुराल हो, तू सीधा एक ही मेट्रो में बैठकर तीनों जगह घूम सके, ऑफिस का बोलकर मायके। कैसा लगा? मैं समझ गई। थैंक यू सिस्टर। सोनिया समझ जाती है कि उसे अब क्या करना है। उसी रात को जब सोनिया घर जाती है तो वो अपनी माँ पुष्पा से कहती है, मम्मी मैं कह रही थी कि अब मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो कि वक्त पर सब ठीक लगता है। आज तुझे इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई? चल देर आई लेकिन दुरुस्त आई। लेकिन मम्मी मुझे पहले लड़की की फोटो दिखाना, उसके बाद में ही बात आगे बढ़ाना। अरे तू शादी के लिए मान गई और मुझे क्या ही चाहिए? तुझसे पूछे बिना मैं तेरे कपड़े भी नहीं लेती हूँ, ये तो लड़का है। अब सोनिया जितने भी लड़के का रिश्ता आता है पहले उसके घर का एड्रेस पूछती है, फिर देखती है कि उसका घर पिंक लाइन वाली मेट्रो रूट में पड़ता है या नहीं, वो भी उसके ऑफिस के नजदीक। फिर आगे लड़के की तस्वीर देखती है। एक रोज केशव का रिश्ता सोनिया के लिए आता है। शाम को जैसे ही सोनिया ऑफिस से आती है, पुष्पा कहती है, बेटा एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का स्मार्ट तो है ही, साथ में पैसे वाला भी है। तेरे पापा बता रहे थे उन लोगों का बहुत नाम है। अच्छा मम्मी, ये सब छोड़ो, पहले बताओ वो रहता कहाँ है? अरे यहीं कहीं मोती बाग के आसपास, मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं पता। सोनिया तुरंत गूगल खोलती है और मेट्रो का पिंक रूट लाइन चेक करती है और धीरे से कहती है, ओह ये तो ऑफिस के रास्ते में ही पड़ता है। हे भगवान, आपने मेरी सुन ली। अरे जोर से बोलना, क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं मम्मी, ऐसी। ठीक है, अब लड़के की फोटो देख के बता रिश्ता आगे बढ़ा है या ना बढ़ा है। बढ़ा लो, ठीक ठाक ही है लड़का। पुष्पा कुसुम को फोन करती है, बहन जी आप अपने परिवार के साथ हमारे घर पर आ जाइए, बैठकर बात करते हैं, बच्चे भी मिल लेंगे। आजकल बच्चों को पसंद आना जरूरी है, हमारा क्या है, हम तो इनकी खुशी में खुश है। कल संडे है, सोनिया की ऑफिस की छुट्टी है, केशव की भी छुट्टी होगी ना, तो आराम से कल दोनों फ्री होंगे। हाँ जी ठीक है, हमारे घर से आपका घर 10 मिनट के रास्ते में ही तो है, कल मिलते हैं। अगले दिन दोनों परिवार आपस में मिलते हैं। सोनिया लड़के को देखते ही सोचती है, इसे तो मैं आराम से बेवकूफ बना दूंगी, काम नहीं करना पड़ेगा मुझे ससुराल में। बस सोनिया तुम केशव को पूरा घर दिखाओ बेटा। हाँ मम्मी। सोनिया केशव को घर दिखाने के लिए जाती है और उससे पूछती है, मैं शादी के बाद जॉब कंटिन्यू रखूंगी? हाँ हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करना जॉब। वैसे मेरा ऑफिस ना साउथ कैंपस के पास है। अरे मेरे घर से तो डायरेक्ट मेट्रो है, वो भी 13 मिनट का रास्ता है। तुम्हारे घर से मेरा घर 10 मिनट के रास्ते पर है। सच में? मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। चलो अपना कमरा दिखाती हूँ आपको। सोनिया और केशव बहुत देर तक बातें करते हैं। दोनों शादी के लिए हाँ कर देते हैं। समधन जी, अब और देर मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप अगले ही महीने की कोई तारीख निकलवाइए शादी की। लेकिन इतनी जल्दी शादी की तैयारी कैसे कर पाऊंगी मैं? अब समधन जी जैसे भी कर लीजिएगा, लेकिन शादी तो अगले महीने ही कीजिए। मम्मी जी हम मैनेज कर लेंगे, मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगी। मेरे इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कम से कम ननद की शादी में तो काम आए। ठीक है, तू संभाल लेगी, तभी जाकर मैं हिम्मत कर रही हूँ। केशव अपने परिवार के साथ चला जाता है। यहाँ पुष्पा टेंशन में पंडित को फोन करके बातें करने लगती है। सोनिया आराम से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है और बेचारी अर्चना रूही को तो रसोई ठीक करने में ही लगना पड़ता है। 1 महीने में शादी करना तो मुश्किल है, लेकिन ये शादी जितनी जल्दी होगी मेरे लिए अच्छा होगा।
दिन भर सोनिया बैठकर पलंग तोड़ती रहती है और मुझे उसका काम भी करना पड़ता है। चाहे मुझे कितना भी खटना पड़े, मैं करूंगी। 1 महीने में इससे छुटकारा मिल जाए बस, फिर मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी पाऊंगी। शादी की तारीख आ जाती है और दोनों घरों में जोर शोर से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं और महीने भर में शादी हो जाती है। शादी होकर सोनिया अपने ससुराल चली जाती है। इधर अर्चना लंबी सांस लेते हुए कहती है, जान छूटी, बहुत मुश्किल से इससे पीछा छूटा है। नाना जी अब कभी मत आना यहाँ। उधर सोनिया के आने से कुसुम को एक साथी मिल जाता है। बहू, इस घर को अब अपना घर ही समझना। जैसे तो अपने मायके में रहती थी ना, वैसे यहाँ भी रह सकती है। मम्मी जी थैंक यू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसी सास मुझे मिलेगी। क्या बेटा, चल अब तू जाकर आराम कर कमरे में। हाँ, सोनिया और केशव आराम से अपने कमरे में चले जाते हैं। सोनिया को लगता है कि वो इस घर में आराम से बिना काम किए आजादी से रह सकती है। अगले दिन वो 10 बजे उठती है और नहा धोकर खाने के टेबल पर पहुंच जाती है। कुसुम पहले तो सोनिया को घूरती है, फिर कहती है, नाश्ता कर ले, आज ही महाराज है, फिर कल से तो तुझे ही बनाना होगा बहू। मम्मी जी खाना बनाने में लगता ही क्या है, बस 2 मिनट में तो खाना बन जाता है। हाँ बहू, अब तू ही बनाना 2 मिनट का खाना कल से। सोनिया 2 मिनट वाली मैगी मत बना देना बस। सोनिया तिरछी नजर से केशव को देखती है। अरे मजाक कर रहा था। नाश्ते के बाद सोनिया अपने मायके चली जाती है पग फेरे के लिए। अगली सुबह सोनिया उठती है, वैसे ही कुसुम उससे कहती है, बहू थोड़ा जल्दी उठ जाया कर, नाश्ता तुझे ही बनाना है। दोपहर में तो तू ऑफिस में रहेगी, तो वो तो मुझे खुद ही बनाना होगा ना। ठीक है मम्मी जी, आज मेरी छुट्टी है। चल अब कुछ अच्छा बना ले, केशव को दुकान भी जाना है। सोनिया रसोई में जाती है और इधर उधर देखती है। ऐसा लग रहा है कि अब मुझे खाना बनाना ही पड़ेगा। क्या बनाऊं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, झट से पोहे बना लेती हूँ। पर वो भी मुझे कहाँ आता है, भाभी को आता है, उससे बनवा कर ले आऊंगी। सोनिया भागे भागे अपनी सास के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी पोहे नहीं है घर में। अरे तो कुछ और बना ले बहू। लेकिन मम्मी जी मुझे ना पोहे बनाने का मन है, बस 10 मिनट में अपने मम्मी के घर से ले आती हूँ। बहू ऐसे अच्छा लगता है क्या? जाओ सोनिया ले आओ। सोनिया उसी वक्त वहां से मेट्रो पकड़ने के लिए निकल जाती है। इधर कुसुम केशव से कहती है, बेटा तूने बहू को क्यों जाने दिया? मम्मी वो अभी अभी आई है, उसे अपने घर की याद आ रही होगी, इसलिए मैंने उसे जाने दिया। हाँ वो भी है। सोनिया 10 मिनट में अपने मायके पहुंच जाती है। सोनिया को देखकर अर्चना के तोते उड़ जाते हैं और वो कहती है, दीदी आप अभी यहाँ? भाभी वो सब छोड़िए, नाश्ते में क्या बनाया है बताओ, भूख लग रही है बहुत। अर्चना सोनिया को इडली चटनी देती है। सोनिया आराम से खाकर आराम करती है और फिर कहती है, भाभी पोहे बना देना ससुराल वालों के लिए। पोहे? हाँ वो मैं अपने ससुराल ले जाऊंगी। अर्चना अपने माथे पर हाथ रख लेती है। अब ये तीनों टाइम यही रहेगी क्या? खाएगी भी और लेकर भी जाएगी। मुझे तो मशीन समझ रखा है। सोनिया आराम से अपने कमरे में जाकर पुष्पा से बातचीत करने लगती है। इधर अर्चना देखती है कि सोनिया नहीं आई, तो वो सोनिया को फोन पर फोन करने लगती है। मम्मी मेरी सास फोन कर रही है। हाँ बेटा तू जाए, कितनी देर हो गई, 2 बज गए हैं, अभी जल्दी जा बेटा। भाभी खाना क्या बनाया है? अब खाकर ही जाऊंगी। सोनिया दोपहर का खाना खाकर फिर पोहे लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। कुसुम कुछ कहती उससे पहले सोनिया कहती है, मम्मी जी वो आज देर हो गई, कभी मम्मी से दूर नहीं रही हूं ना मैं, इसलिए। कोई बात नहीं बहू, अब ये दोपहर का खाना हो गया नाश्ते की जगह। अगले दिन फिर सोनिया का ऑफिस होता है और ससुराल से उसका ऑफिस में पहला दिन होता है, तो आज कुसुम नाश्ता बना देती है। बहू मैंने नाश्ता बना दिया है और ये तेरा टिफिन, तू रात का खाना बना देना। हाँ ओके मम्मी जी, खाना बनाने में लगते ही क्या है, बस 2 मिनट। सोनिया ऑफिस जाती है, फिर शाम को 5 बजे ऑफिस से घर आती है। बहू रात का खाना चढ़ा देना। जी मम्मी जी बस जा रही हूँ। सोनिया रसोई में जाती है और सोचती है, आज क्या करे भाई। आइडिया। सोनिया कुसुम के पास जाती है। मम्मी जी इस चकले पर मुझसे रोटी नहीं बनेगी, मुझे मेरे मायके की चकले की आदत है ना, मैं लेकर आती हूँ बस थोड़ी देर में। है? अब ठीक है पर जल्दी आना, उस दिन की तरह लेट मत करना। सोनिया अपने मायके चली जाती है। सोनिया को देखकर अर्चना फिर सदमे में आ जाती है।
भाभी मूढ़ी मिला रही हो, खिलाना जरा। हाँ दीदी। रात में खाना बनाओगी ना तो 4 लोगों के हिसाब से रोटी और सब्जी बना देना। मैं तो पाव भाजी बना रही हूँ। तो मैं पाव भाजी खाऊंगी, रोटी सब्जी ससुराल वालों के लिए। सोनिया अर्चना को काम देकर अपने कमरे में चली जाती है। ये क्या है? शादी के बाद भी ये मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी क्या? लगता है इसकी शादी करके गलती कर दी। पहले तो बस इसका खाना बनाना पड़ता था, अब इसके ससुराल वालों का भी। और ये महारानी भी यहीं खाती है तीनों टाइम। काम घटने की जगह मेरा तो बढ़ गया। और यहाँ अर्चना खाना बनाती है, वहां सोनिया आराम से पलंग तोड़ती है। 6 बजे से सोनिया को 9 बज जाते हैं और वो अपने मायके में ही रहती है। सोनिया देखती है कि अर्चना मैगी बना रही है। भाभी मैगी बना रही हो क्या आप? एक काम करो, वो भी पैक कर देना, मुझे देर रात को ना भूख लगती है। कुसुम सोनिया को बार बार कॉल करने लगती है, फिर खुद ही रात का खाना बना लेती है। सोनिया 10 बजे अपने ससुराल जाती है। बहू 10 मिनट बोलकर जाती है तू, और तुझे इतना वक्त कैसे लग जाता है? तू तो चकले लेने गई थी ना। केशव कब से आकर तेरा इंतजार कर रहा है। वो मम्मी जी ज्यादा देर कहाँ हुई है, मैं खाने के टाइम से पहले तो आ गई, खाना रेडी है। खाना मैंने बना लिया है और हमने खा भी लिया है। कोई नहीं, चलो ये नाश्ते में काम आ जाएगा। अब ये देखना बाकी था, रात का ठंडा खाना खाना होगा, वो भी समझियो कि यहाँ का। सोनिया कुसुम की बातों को इग्नोर करके आराम से सो जाती है। सोनिया अब इसे अपनी आदत बना लेती है। रोज वो अपने मायके किसी न किसी बहाने चली जाती और आधे से ज्यादा दिन वहीं बिताती थी। इधर कुसुम और उधर अर्चना सोनिया से परेशान परेशान हो जाती हैं। एक रोज संडे के दिन सोनिया सुबह नाश्ते के वक्त रसोई से भागती हुई आती है और कहती है, मम्मी जी अभी मैंने सोचा ब्रेड सैंडविच बना लूं, लेकिन ब्रेड ही नहीं है। मेरे मायके में तो रात दिन ब्रेड ऐसे ही पड़े रहते हैं, मैं जाकर ले आती हूँ। नहीं बहू, ऐसा है कि हमारे घर में कोई सैंडविच नहीं खाता, तो कुछ और बना ले। तो उपमा बना लेती हूँ, लेकिन सूजी नहीं है। तू रोटी और आलू गोभी की सब्जी बना ले बस। सोनिया रसोई में जाती है और सोचती है, अब क्या करूँ, कुछ काम नहीं कर रहा मम्मी जी पर, लेकिन मुझे तो जाना ही है मायके। इधर कुसुम कहती है, आज मैंने बहू की एक नहीं चलने दी आखिरकार। इधर सोनिया सारे आलू छुपा देती है और कुसुम से कहती है, मम्मी जी आलू नहीं है घर पर। तो खाली गोभी की सब्जी बना दे। ओह मम्मी जी, गोभी से ना मेरे पेट में दर्द हो जाता है, आप रुको ना, मैं बस अब भी आती हूँ। कुसुम आगे कुछ कह पाती उसके पहले सोनिया अपना पर्स लेकर मायके निकल जाती है। आखिर मम्मी जी मुझे रोक नहीं पाई। सोनिया अपने मायके में जाकर पुष्पा से कहती है, मम्मी हम चलते हैं ना बाजार, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं 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 भाभी, आप जाओगे तो नाश्ता कौन बनाएगा? मेरे ससुराल वालों के लिए कुछ नाश्ता बना दो और कुछ अच्छा हमारे लिए भी बनाकर रखना, मैं और मम्मी आकर खाएंगे। हाँ। सोनिया पुष्पा को लेकर बाजार चली जाती है। इधर अर्चना का पारा चढ़ जाता है। बस अब बहुत हो गया, खुद को महारानी समझती है, ससुराल का एक काम नहीं करती और मुझे काम वाली समझ रखा है। आज तो इसका सोल्यूशन कर ही देती हूँ। 2 घंटे होने पर भी सोनिया नहीं आती। तब उधर कुसुम का पारा चढ़ जाता है और वो कहती है, क्या है ये, बहू ने नाक में दम ही कर दिया है, अब उसकी खैर नहीं, इस तरह से घर नहीं चलेगा। इतने में अर्चना कुसुम को कॉल करती है, आंटी जी छोटा मुंह बड़ी बात, आप सोनिया को रोज रोज कैसे भेज देती हैं? मैं तो अपने मायके साल भर में मुश्किल से एक बार जा पाती हूँ, उसमें भी ये लोग फोन करते रहते हैं, पता नहीं आप कैसे छोड़ देती हैं। ऐसा नहीं है बेटा, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। अब इसको सबक सिखाना ही होगा। दोनों आपस में बात कर लेते हैं। जैसे ही सोनिया घर आती है वो कहती है, भाभी खाना हो गया, पैक कर दो, निकलती हूँ मैं, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन पहले मुझे कुछ अच्छा सा खिलाओ। दीदी मैं तो खाना नहीं बना पाई हूँ, आज आपको ही हम सबका खाना बनाना पड़ेगा, मेरी कमर में ना झटका आ गया है। सोनिया तू रात का खाना बनाकर जा, मुझसे नहीं होगा, सुबह से तू मुझे घुमा रही है बेटा। अब सोनिया को यहाँ का खाना बनाना पड़ता है और अपने ससुराल का भी बनाकर ले जाना पड़ता है। आज तो सोनिया की हालत टाइट हो जाती है, वो थक कर अपने ससुराल पहुँचती है। मम्मी जी मैं तो बहुत थक गई। बहू तू क्या करती है ऐसा जो थक जाएगी? है पूरे दिन में एक बार तो खाना बनाती है, उसमें ये हाल है। चल सबको परोस अब, और सुबह से जो रसोई बिखरी पड़ी है उसे ठीक कर दे। लेकिन मम्मी जी। बहू अब लेकिन वेकिन नहीं है, चलो काम करो। एक ही दिन में सोनिया की हालत खराब हो जाती है। अगले दिन सोनिया लेट से उठती है। उठते ही वो ऑफिस के लिए भागने लगती है। तभी कुसुम उसके हाथ में कढ़ाई और आटा देते हुए कहती है,
बहू तुम मेट्रो में ही खाना बना कर लेते आना, लेकिन खाना बिना बनाए मत आना। मैं तेरे आने का वेट करूंगी बेटा। और खुद तो मैं खाना बनाने वाली नहीं, चाहे रात के 10 ही क्यों ना बजे। हैं? ये क्या है मम्मी जी? बहू इसकी तुझे जरूरत है। आधा से ज्यादा वक्त तो तू मेट्रो में या अपने मायके में बिताती है, तो इसी बीच में खाना पका लेना, काम जल्दी हो जाएगा। वैसे सोनिया अपने हाथों में कढ़ाई और आटा लेकर सीधा अपने मायके जाती है और कढ़ाई रखकर वापस ऑफिस के लिए निकलने लगती है। तभी अर्चना उसे रोकते हुए कहती है,